तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ई हिंदी में। ई हिंदी चैनल पर हम हिंदी विषय से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास। तो आइए समास के बारे में जानें। समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, समास को किस प्रकार पहचाना जा सकता है और ज़्यादातर परीक्षाओं में समास से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समास की परिभाषा की ओर चलते हैं। पहले दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि जब दो या दो से अधिक पद या शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वो समास कहलाते हैं, समासिक पद की रचना करते हैं। अगर हम समास शब्द की उत्पत्ति पर ध्यान दें तो ये संस्कृत की दो धातुओं सम और आस से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समीप और आस का अर्थ होता है आसन्न। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जब दो शब्द या दो पद एक दूसरे के समीप आकर बैठ जाते हैं तो समासिक पद की रचना करते हैं। अब यहाँ इस्तेमाल हुआ ये पद, ज़्यादातर बच्चे पद और शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि पद क्या होता है। कोई शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए अर्थात प्रयोग हो जाए तो वह पद कहलाता है। एक उदाहरण देखिए, सीमा आम खाती है। यहाँ सीमा और आम पद हैं, लेकिन यदि मैं इन दोनों पदों को वाक्य से बाहर निकाल दूं या वाक्य के बाहर देखूं तो ये दोनों शब्द हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो वही शब्द पद कहलाते हैं। तो आप लोग पद और शब्द में कंफ्यूज मत होइए। जब तक कोई शब्द वाक्य से बाहर है वो शब्द कहलाता है, जब उसी शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाए तो वो वाक्य के अंदर पद कहलाता है। इस प्रकार हम देखें तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद को ही प्रथम पद कहा जाता है और उत्तर पद को द्वितीय पद कहा जाता है। पूर्व पद यानी पहले का, उत्तर पद यानी बाद का। पहले और दूसरे पद के मिलने से बनता है समास। इन दोनों पदों के मिलने पर बनने वाला पद, जो नया पद बनता है, वो कहलाता है समासिक पद। पूर्व पद यानी प्रथम पद, उत्तर पद यानी द्वितीय पद, पहले के और बाद के पद के मिल जाने से जो तीसरे नए पद का जन्म होता है वो कहलाता है समासिक पद। एक उदाहरण देखिए, यश को प्राप्त। जब मैं इसमें से समासिक पद बनाऊंगी तो कारक की विभक्ति का लोप हो जाएगा और नया समासिक पद बनेगा यश प्राप्त। यदि मैं इस समासिक पद का विग्रह करूं तो मैं इसमें वापस विभक्ति को जोड़ दूंगी और ये हो जाएगा समास विग्रह। समासिक पद को विखंडित करने अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद में विभाजित करने को समासिक विग्रह कहा जाता है। वापस इस उदाहरण को देखिए, यदि मैं इसमें विभक्ति को जोड़ दूं, कारक की विभक्ति को, तो ये हुआ समास विग्रह। और यदि इसमें से मैं विभक्ति का लोप कर दूं, विभक्ति को हटा दूं, तो ये बना समासिक पद। यश को प्राप्त विग्रह करके और समासिक विग्रह में से कारक की विभक्ति का लोप करने पर नया समासिक पद क्या बना? यश प्राप्त। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समास बनाने की प्रक्रिया में कारक चिन्हों, परसर्गों या योजक चिन्हों का लोप हो जाता है, यानी वो हट जाते हैं।
अब हम चलते हैं समास के भेद पर। व्याकरण की दृष्टि से समास में कुल 6 भेद माने गए हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अभी आगे हम लोग इन सभी 6 भेदों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनसे जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातों को जानते हैं। सभी समासों में जो 2 पद होते हैं, प्रथम और उत्तर पद, उन दोनों पदों में से एक पद प्रधान पद होता है। प्रधान पद यानी वह पद जिसके बारे में समासिक पद में बात की जा रही हो या जिसके विषय में समासिक पद में बताया जा रहा हो, वो पद कहलाता है प्रधान पद। एक उदाहरण देखिए, राजपुत्री यानी राजा की पुत्री। यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? पुत्री के बारे में। किसकी पुत्री? राजा की पुत्री। इसको और थोड़ा सरलता से समझने के लिए हम इसका एक वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। राजपुत्री भोजन कर रही हैं। कौन भोजन कर रही है? पुत्री। किसकी? राजा की। तो यहाँ प्रधान क्या हुआ? पुत्री, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो स्पष्ट है कि समासिक पद में जिसके बारे में बात की जा रही हो वो कहलाता है प्रधान यानी मुख्य पद, और दूसरा पद कहलाता है गौण पद। आगे चलते हैं हम लोग। समास को अच्छी तरीके से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समास के जो पहचान चिन्ह हैं उनको समझें, उनको याद रखें, और कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है इसको हम याद रखें। समास के जो 6 भेद हैं हमारे पास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन से पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है और इसका जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, या कहीं कहीं पर उपसर्ग भी देखे जाते हैं, उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, काल, वचन और क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता। वो अपने जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में वो सदैव प्रयोग की जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, अवश्य शब्द, यह है अव्यय। अगर हम अवश्य का प्रयोग वर्तमान में करें, सीमा अवश्य गीता के घर गई होगी। अब हम भूतकाल में देखें, सीमा अवश्य गीता के घर गई थी। सीमा अवश्य गीता के घर जाएगी भविष्य काल में। अवश्य शब्द के ऊपर जाति, लिंग, क्रिया या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अपने इसी रूप में प्रत्येक काल में, वचन में, लिंग में, क्रिया में प्रयोग होगा। तो ये हुआ एक अव्यय शब्द। ऐसे शब्द जिन पर काल, वचन, लिंग, क्रिया का कोई प्रभाव ना पड़े वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। और अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद यानी पहला पद होता है वो अव्यय होता है, और उसका प्रधान पद भी पहला ही होता है। पहला पद अव्यय हुआ, नाम से ही यहाँ हमें पता चल रहा है इस समास का नाम ही अव्ययी भाव है, यानी कि इसमें अव्यय प्रधान हुआ और पहला पद भी अव्यय ही हुआ। कहीं कहीं पर उपसर्ग का भी प्रयोग हमें अव्ययी भाव समास में देखने में मिलता है। दूसरे पर आए हम तत्पुरुष समास, तो इसमें प्रधान होता है हमारा दूसरा पद। कर्मधारय और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि में दोनों ही पद प्रधान ना होके एक अन्य ही पद प्रधान होता है। ये एक बहुत अपने आप में इकलौता और विशेष समास है जिसमें दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास भी अपने आप में ये इकलौता और विशेष समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान ना होकर एक तीसरा ही पद प्रधान होता है। अगर आप इसको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे
जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है, तो आपको बहुत आसानी से प्रधान पद को याद करना हो जाएगा। पहले अव्ययी भाव में प्रधान पद पहला हुआ, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में दूसरा पद, द्वंद्व में दोनों और बहुव्रीहि में दोनों में से कोई नहीं, एक तीसरा ही पद प्रधान हुआ। चलिए अब हम तत्पुरुष समास को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहचान क्या है इसकी? एक तो इसमें कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कारक की जो विभक्तियां होती हैं उनको हटा दिया जाता है, पहली और आठवीं को छोड़कर। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, जिसमें से कारक की विभक्तियों का पहला, कर्ता ने और आखिर का संबोधन, उसको हटा के बाकी के जो बीच के 6 भेद हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरे पर आ जाते हैं और इसमें होता है दूसरा पद हमारा प्रधान होता है। कर्मधारय समास पर आ जाते हैं। इसकी पहचान क्या है? एक तो इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने में मिलता है, दूसरा उपमेय और उपमान भी देखने में मिलता है। ज़्यादातर बच्चे उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष्य में भी कंफ्यूज रहते हैं। उपमेय क्या होता है? जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए। मान लीजिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। अगर किसी के केशों की तुलना काली रात से की जाए, हाँ, तो केशों की यहाँ तुलना काली रात से की जा रही है। नायिका के केश काली रात के जैसे घने हैं, तो यहाँ उपमेय क्या हुआ? केश। किसकी तुलना की जा रही है? केशों की। किससे तुलना की जा रही है? काली रात से। तो यहाँ उपमेय क्या हुआ? केश। और उपमान क्या हुई? काली रात। एक दूसरी चीज़ उपमेय और उपमान को समझने के लिए और जो आप प्रयोग कर सकते हैं सरलता से, जो उपमेय होता है वो समीप होता है, यानी पास होता है, और जो उपमान होता है वो हमसे दूर होता है। अब केश जो हैं वो तो हमारी आंखों के सामने हैं। जिस नायिका के केशों की हम बातें कर रहे हैं वो केश जो हैं हमारी आंखों के सामने हैं, हमारे पास हैं, लेकिन काली रात जो है वो हमसे दूर है। तो उपमेय जो होता है वो आंखों के सामने यानी समीप होता है, और उपमान जो होता है वो दूर होता है। दूसरा कर्मधारय समास में हम देखते हैं विशेषण और विशेष्य। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, और विशेष्य जो विशेषता बताई जा रही हो। विशेषण वो हुआ जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं, और विशेष्य वो हुआ जिसके माध्यम से हम विशेषता बता रहे हैं। इसके अंदर भी हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। आइए अब हम द्विगु समास की ओर चलते हैं। द्विगु समास बहुत ही आसान समास है। द्विगु, अगर आप इस शब्द पर गौर करें, द्विगु गिनती, संख्या, द्विगु गिनती, ग से अगर आप याद करें गिनती, तो इसमें जो प्रथम पद होता है वो हमेशा संख्यावाची होता है, यानी गिनती में होता है, और जो दूसरा पद होता है वो हमेशा समूह का, ग्रुप का बोध कराता है, और इसमें हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास पे चलिए। अपने आप में एक अनोखा समास है जिसमें दोनों ही समास जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। द्वंद्व यानी परस्पर एक दूसरे के विपरीत, लेकिन एक दूसरे के समान भी। जैसे एक उदाहरण देखिए, माता पिता दोनों ही अलग हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन दोनों के गुण, दोनों के कर्म, दोनों का स्थान सम्मान जो है वो समान है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे अभी एक दंगल पिक्चर आई थी, आप लोगों ने उसमें कुश्ती के बारे में देखा, तो उसमें कुश्ती की एक कैटेगरी होती है, 55 किलो की, 60 किलो की, 70 किलो की। तो जब दो लोगों के बीच में कुश्ती की जाती है, दो लोगों के बीच में कुश्ती की जाती है, तो ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे हैं, लेकिन इनका जो कुश्ती के लिए ज़रूरी नियम होंगे, जैसे इनका वेट यानी इनका वजन, वो बराबर होना चाहिए। 55 किलो की कुश्ती, 60 किलो की कुश्ती, 70 किलो की कुश्ती, ये आपस में द्वंद्व कर रहे हैं, एक दूसरे के परस्पर विपरीत में हैं, लेकिन दोनों के गुण जो हैं वो, विशेषता जो है वो समान है।
तो परस्पर एक दूसरे के विरोधी होते हैं। और इसकी पहचान क्या है? इसमें और, अथवा या एवं का लोप कर दिया जाता है। जैसे माता और पिता, या रात और दिन। यदि मैं इसमें से और का लोप कर दूं, और को हटा दूं और उसके स्थान पर योजक शब्द लगा दूं, तो ये बन गया द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व सामासिक पद। बहुव्रीहि समास की ओर चलते हैं। बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों ही पद जो होते हैं वो मुख्य नहीं होते, प्रधान नहीं होते, एक तीसरा ही अर्थ उसका निकलता है, एक तीसरा ही पद जो होता है वो प्रधान हो जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है? ज़्यादातर जो तीसरा पद निकलता है वो संज्ञा या विशेषण होता है, संज्ञा या विशेषण की भांति कार्य करता है। ज़्यादातर नाम विशेष होते हैं। ऐसे पद जो तीसरे पद जिनका अर्थ निकलता है वो ज़्यादातर नाम विशेष होते हैं। जैसे लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, लेकिन वो कौन है? गणेश जी। आइए अब इन सभी समासों को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला समास हमारा अव्ययीभाव समास। क्या पहचान है? पूर्व यानी पहला पद प्रधान होगा और वो हमेशा अव्यय होगा। द्वितीय पद गौण हो जाएगा। जो समस्त पद होगा वो अव्यय की भांति कार्य करेगा। कभी कभी उपसर्गों का प्रयोग भी इसमें देखा जाता है। जो द्विरुक्त शब्द होते हैं प्राय अव्ययभावी समास में देखे जाते हैं। जैसे जो द्विरुक्त शब्द वाले होंगे वो आप निश्चिंत होकर उन्हें अव्ययीभाव समास बता सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घर घर, पल पल। अव्ययीभाव समास में पहला पद ज़्यादातर जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, पहला जो पद है अव्यय जो होता है पहला, वो ज़्यादातर यही होगा। यथा, भर, प्रति, आ हमारा उपसर्ग हो गया, यावत, हर, इनमें से कोई एक होता है। प्राय अधिकतर इनमें से कोई एक होता है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अव्यय क्या होता है? जिसमें काल, वचन, लिंग, क्रिया, कारक आदि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, उसके अंदर से कुछ भी व्यय नहीं होता, यानी उस शब्द में से कुछ भी खर्च नहीं होता है। व्यय होना यानी कि खर्च होना, तो उसमें से कुछ भी खर्च नहीं होता। वो शब्द वैसा का वैसा हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास के। ये समासिक पद और ये उनका विग्रह। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। विग्रह करने पर यहाँ पर कारक इस्तेमाल हुआ है। आजीवन यानी जीवन पर्यंत। यहाँ देखिए ये अव्यय शब्द है यथा। आजीवन ये उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है इस समासिक पद में, इस अव्ययभावी समास में, यानी जीवन पर्यंत। आजन्म वापस से उपसर्ग का इस्तेमाल है, जीवन पर्यंत, जन्म पर्यंत। हर घड़ी, हर हमारा अव्यय है जिसके ऊपर लिंग, वचन, काल किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक घड़ी। प्रतिदिन, प्रति जिसका विग्रह करेंगे तो दिन दिन। भरसक, शक्ति भर। बेशक ये उर्दू का हमारा उपसर्ग है बिना शक के। दिनों दिन, जैसा मैंने आपको द्विरुक्ति शब्द बताए, दिन ही दिन में। ये हुए हमारे अव्ययीभाव के कुछ उदाहरण जिससे आपको अव्ययीभाव समास को समझना थोड़ा सा और सरल हो गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान हो जाता है और जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनका लोप हो जाता है, पहली तथा आठवीं को छोड़कर। इस प्रकार से तत्पुरुष समास के 6 उपभेद जो हैं वो माने गए हैं विभक्तियों के आधार पर। देखिए कारक को देखिए, क्या कारक होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ।
ये 8 कारक हैं हमारे पास और ये हैं हमारे 8 कारकों के चिन्ह। कारक की ये विभक्तियाँ कारक की और ये कारक के चिन्ह। लेकिन तत्पुरुष समास में पहला और 8वां छोड़कर बाकी बचे हुए जो 6 विभक्ति और उनके चिन्ह हैं वो हमारे उपभेद बनते हैं। और जब हम तत्पुरुष समास बनाते हैं तो इन्हीं कारक के जो चिन्ह हैं, जो विभक्ति के जो चिन्ह हैं, को, से, के लिए, से, का, के, की, में पर इनका लोप हो जाता है, यानी इनको हटा दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कर्ण में से चिन्ह है विभक्ति का, तो यहाँ जो से का इस्तेमाल है, प्रयोग है, वो साधन के रूप में हो रहा है। और अपादान में जो से का प्रयोग हो रहा है वो या तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने के लिए, यानी कि पृथक करने के लिए, दूर करने के लिए, या तुलना करने के लिए, या भय का भाव दिखाने के लिए प्रयोग होता है। ये से साधन की तरह इस्तेमाल होता है जोड़ने के लिए, और ये अपादान का जो से होता है वो अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंध का के की, जो एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से जोड़े, और अधिकरण में पर यानी जो आधार स्वरूप बताता है, किसके ऊपर चीज़ रखी हुई है या किस पर है, इस तरह का आधार स्वरूप प्रयोग होता है। थोड़ा और विवरण मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कर्म तत्पुरुष समास में, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। समासिक पद और विग्रह देखते हैं हम उसका। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसमें ये विग्रह करने पर हमें को कर्म विभक्ति देखने में मिल रही है, और जब इसका लोप कर दिया जाता है तो ये तत्पुरुष समास, यानी कि ये कर्म तत्पुरुष समास बना, यश प्राप्त। मनोहर, मन को हरने वाला, जो मन को हर रहा हो। अगर मैं इसमें से इस विभक्ति का लोप कर दूं तो जो हमारा समासिक पद तैयार होगा कर्म तत्पुरुष समास, वो कहलाएगा मनोहर। कुछ और उदाहरण देखते हैं। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। अगर इस विग्रह में से मैं इस कारक को हटा दूं, कर्म के कारक को हटा दूं, तो ये बना समासिक पद कर्म तत्पुरुष समास ग्रंथकार। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। कष्टापन, कष्ट को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ये सभी जो थे कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण थे, जिनमें हमारा विभक्ति चिन्ह विग्रह करने पर को प्राप्त हो रहा था। जब विग्रह करने पर हमें जो कारक का चिन्ह है तत्पुरुष समास में वो कर्म समास का मिला है, कर्म तत्पुरुष का मिला है को, तो वो हुआ हमारा कर्म तत्पुरुष समास। अब हम कर्ण पे आ जाते हैं, जिसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा। यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये से और द्वारा जो है ये एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संबंध या जोड़ता है। उदाहरण देखिए, समासिक पद है हमारा कष्ट साध्य। कष्ट से साध्य विग्रह करने पर, यानी जिसे हमने कष्ट से साधा हो। यहाँ कष्ट का संबंध जो है वो साध्य से दिख रहा है, यानी कष्ट के द्वारा, कष्ट से हमने उसको साधा। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यानी हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हाथ से लिखित। से ये हस्त को और लिखित को जोड़ रहा है। हस्त ने क्या कार्य किया उसको बता रहा है। किससे किया, जो लिखा गया वो किससे किया गया, हस्त से। मदोन्मत, मद से उन्मत्त। मदमाता, मद से माता। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित। किसके द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा। वज्राहत, वज्र से आहत। यहाँ इन सभी समासिक पदों का जब हमने विग्रह किया तो हमें कर्ण तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह प्राप्त हुआ से या के द्वारा। तो विभक्ति करने पर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये कर्ण तत्पुरुष समास है। यदि आप विभक्ति चिन्हों को याद रखेंगे तो विग्रह करने पर आप आसानी से बता पाएंगे कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। आइए तीसरे समास पर हम लोग चलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास पर, जिसका
चिन्ह है हमारा, पहचान चिन्ह क्या होता है, कैसे हम इसको पहचानते हैं, इसका विग्रह करने पर हमें के लिए, देने के भाव में, लेने के भाव में नहीं, देने के भाव में प्राप्त होता है। कौन सी चीज़ देने के भाव में आ रही है। उदाहरण देखिए, बलि पशु, बलि के लिए पशु। संप्रदान तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह है, पहचान है, वो है के लिए। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। किसके लिए दक्षिणा? गुरु के लिए। विधान सभा, विधान के लिए सभा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आइए अब हम अगले समास की ओर चलते हैं। अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का भी जो कारक चिन्ह है वो है से। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो अपादान तत्पुरुष है उसका ये जो विभक्ति चिन्ह है से, ये एक वस्तु को दूसरी वस्तु से या एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग करने, पृथक करने या तुलना करने या भय का भाव देने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। एक से जो है हमारा, वो हमको जोड़ता है हमारे करण तत्पुरुष समास में। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, से द्वारा ये जोड़ता है, किससे हो रहा है उस संबंध को बताता है। और अपादान तत्पुरुष समास के अंदर भी से होता है इसका विभक्ति चिन्ह, लेकिन ये अलग होने यानी पृथक होने या तुलना में प्रयोग किया जाता है। ये तुलना का या अलग होने के भाव को दर्शाता है। कुछ उदाहरण देखिए। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यानी धर्म से हट जाना, धर्म से अलग हो जाना, पृथक हो जाना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से हट जाना। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जिसके पास नेत्र नहीं है वो नेत्र से हीन है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त यानी यहाँ पर रोग से दूरी हो गई है, रोग से मुक्त हो गया, पृथक हो गया, अलग हो गया है, तो रोग से मुक्त। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, सेवा से मुक्त हो जाना, निवृत्त हो जाना। भयभीत, भय से भीत। इन सभी के अंदर हम देखेंगे जब हम इनका विग्रह करेंगे तो यहाँ जो विभक्ति चिन्ह से हमें प्राप्त हो रहा है वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर रहा है, पृथक कर रहा है, पृथक करने के भाव को दर्शा रहा है। तो जहाँ से विग्रह करने पर पृथक करे, एक उदाहरण देखिए, एक वाक्य का उदाहरण देखिए। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से क्या गिरा? पत्ता गिरा। तो पेड़ से जो पत्ता है वो क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इस वाक्य में क्या हुआ? अपादान तत्पुरुष समास हुआ। पेड़ से पत्ते को अलग होने का भाव ये वाक्य जो है वो दर्शा रहा है। तो पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से पत्ता अलग हो गया, पृथक हो गया, दूर हो गया। तो ये एक अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग संबंध तत्पुरुष समास की ओर, जिसके विभक्ति चिन्ह हैं का, के और की। उदाहरण देखिए। सेनापति, संबंध तत्पुरुष समास, जैसे वो अपने नाम से ही दर्शा रहा है कि वो संबंध बताता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से संबंध बता रहा है। सेनापति, सेना का पति। दीन बंधु, दीन के बंधु, दीनों के बंधु। राजकुमारी, राजा की कुमारी। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। वन मानुष, वन का मानुष, वो मानुष जो वन का हो, जो वन में विचरता हो, वन मानुष। तो जहाँ पर हमें विग्रह करने पर का, के, की प्राप्त हो और वो संबंध बता रहा हो तो वो हुआ हमारा संबंध तत्पुरुष समास। अंतिम है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके विग्रह चिन्ह है में पर, जो हमें आधार बताते हैं। पहला उदाहरण देखिए। नरोत्तम, नरों में उत्तम, सभी नरों के अंदर जो उत्तम है वो हुआ नरोत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्रामवास, ग्राम में वास। जलमग्न, जल में मग्न। नराधर्म, नरों में अधम। शोकमग्न,
शोक में मग्न, यहाँ शोक का संबंध मग्न से बता रहा है। अब एक समासिक पद है दही बड़ा और जलप्रोत। ये ज़्यादातर प्रश्न बनकर आजकल अधिकरण तत्पुरुष के लिए आ रहा है, तो हो सकता है कि आप लोगों की परीक्षाओं में भी इस तरह का उदाहरण आपको देखने में मिले। दही बड़ा यानी दही में बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। जलप्रोत, जल पर चलने वाला प्रोत। ये हुआ अधिकरण तत्पुरुष समास। एक और इन 6 तत्पुरुष समासों के अलावा एक और भी समास होता है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो है हमारा नन तत्पुरुष समास। नन, न तत्पुरुष समास। इस न्य तत्पुरुष समास के अंदर जो पहला पद होता है वो नकारात्मक होता है, यानी कि उसमें अ, न, ना या अन उपसर्ग का प्रयोग होता है और इसका जो भाव होता है वो नकारात्मक होता है, ना में होता है, निषेध में, मनाही में या किसी चीज़ के अभाव का ये बोध कराता है हमको। कोई भी चीज़ की कमी या मनाही जिस शब्द में हो, जिस समास में हो, वो होता है न्य तत्पुरुष समास। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अयोग्य, ना योग्य, जो योग्य नहीं है। अपठित, न पठित, जो पढ़ने के योग्य नहीं है। अपरिचित, न परिचित, जिससे हम परिचित नहीं हैं। अस्वस्थ, स्वस्थ ना होना। न स्वस्थ यानी कि अनुचित, ना उचित, जो उचित नहीं है। अन्याय, न न्याय, यानी जहाँ पर न्याय नहीं है। आज के इस वीडियो में हमने समास के सभी भेदों में से पहला भेद और दूसरा भेद तत्पुरुष समास पढ़ा और तत्पुरुष समास के भेद पढ़े, और इसके दूसरे वीडियो में मैं आपको समास के भाग 2 करके बाकी के समास पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में पढ़ने से हमारा वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा और समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जल्द ही मैं आपके लिए समास के दूसरे भाग में आगे के समास को पूरी तरीके से समझाते हुए आपके लिए प्रस्तुत करूंगी। धन्यवाद।